नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनिल कुमार जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। हम ऐसे मिल रहे हैं तो दर्शक इंतजार करते हैं इस तरह से मिलने का। बाकी आप लोग हमें रोजाना लाइव तो देखते हैं। सर, पूछना चाहता हूँ प्रज्वल रेवन्ना के मामले में क्या नया अपडेट है और किस तरह से जांच चल रही है। बता दे रहा वो तो निकल गए हैं, अब क्या वापस आएंगे नहीं आएंगे, और अगर इस पर चुनाव आयोग कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, और जांच एजेंसियां किस तरह से इसको लेंगी, क्योंकि मोदी जी के साथ वो मंच पर भी दिखाई देते। और दूसरे तो अमित शाह खुद कह रहे हैं कि इसकी जांच जल्द से जल्द हो। तो इस मामले में अपडेट बताइए। बाकी मैं एक दो सवाल और हैं वो भी आपसे पूछूं। देखिए, चुनाव के बीच जो ये कांड हुआ है, ये कांड बड़ा दिल दहलाने वाला कांड है और एक ऐसा कांड है जो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। और हिंदुस्तान क्या, दुनिया के इतिहास में भी ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि एक अकेले व्यक्ति ने 2976 औरतों के शील भंग किए हो। और ये तो पहली पेन ड्राइव है जिसकी ये खबर है। उसके अलावा लोग कह रहे हैं कि 10 ऐसी पेन ड्राइव और हैं, और उसमें जो डिटेल आती हैं वो ये आती हैं कि हर घर की नौकरानी जो कि प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करती थी, उसके ऑफिस में काम करती थी, उन सब की शिकायत है कि रेवन्ना उनके साथ अश्लील किस्म की हरकत करते थे, उनकी सेफ्टी पिन खोल देते थे, कभी उनके और शरीर के नाजुक अंगों को, जिसे गुप्त अंग बोलते हैं, उनको छेड़ा करते थे जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इस करतूत का वो खुद वीडियो भी बनाया करते थे। अब ये एक सेक्स मैनिक आदमी की ही बात हो सकती है जो ऐसा सोचे कि मैं किसी औरत के साथ इस तरह का आपराधिक कर्म करूं और उसकी रिकॉर्डिंग करूं। ये बड़े साहस की बात है या दुस्साहस की बात है, या इस बात की बात है कि उसको, जिसे हम कहते हैं क्राइम जब भी होता है, मान लीजिए कोई थानेदार है, वो अपने इलाके में गुंडागर्दी कर रहा है, तो उसको यकीन होता है कि मैं तो थानेदार हूँ, मैं इस इलाके का राजा हूँ, मेरे खिलाफ शिकायत कौन लिखेगा, मैं तो वो लिखूंगा। तो इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्राइम विद इम्प्यूनिटी। बेखौफ होकर जब आप कोई अपराध करते हैं और ये मानते हैं कि कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई ऐसी ताकत जो कि उसको पकड़ सकती है, नहीं पकड़ सकती। अब जो रेवन्ना है, प्रज्वल रेवन्ना, वो देवगौड़ा के बेटे हैं। एच.डी. देवगौड़ा के बेटे हैं। एच.डी. देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एक बड़े नेता हैं, यानी कि एसपीजी प्रोटेक्शन उनको मिलता रहा और रेवन्ना को भी मिला। तो इसका मतलब यह है कि बचपन से पुलिस और जो व्यवस्था है उससे उनका चोली दामन का साथ था और हमेशा उन्होंने पुलिस को हमेशा इस रूप में पाया कि वो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है। तो उसका बेखौफ होना ये बताता है कि अगर निरंकुश सत्ता हो जाए तो वो जो है कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। आप सब लोगों को याद होगा कि जब नेपाल में वहाँ पर राजशाही का अंत हुआ था, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि वहाँ के जो राजा थे, श्री 5, उनके बेटे ने पहले अपने राज परिवार की हत्या कर दी और तब वहाँ के जो राजा थे उनका छोटा भाई वहाँ का राजा बना और उनका जो बेटा था वो भी बिल्कुल रेवन्ना की दूसरी कॉपी थी। वो क्या करता था, राह चलती सड़क पे कोई लड़की उसे पसंद आती थी, वो उसे उठा लिया करता था, उसके साथ रात बिताता था और जो मनचाहा बर्ताव करता था। धीरे धीरे कहानियां इतनी फैली कि उसकी वजह से नेपाल में निरंकुश राजशाही का अंत हो गया और वहां पर आज के दिन लोकतंत्र है, चुनाव हो रहे हैं। और हिंदुस्तान की हालत तो और उससे बदतर है कि भाई एक निरंकुश राजा से बचने के लिए लोगों ने एक रास्ता चुना, एक कि हम जो है राजशाही का खात्मा करके लोकतंत्र को चुनते हैं। अब हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र है 1947 से। पहला आम चुनाव हमारे यहाँ 51-52 में हुआ और अब भी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो ये समझिए कि जो प्रज्वल रेवन्ना है वो लोकसभा का सदस्य है। जो आदमी संसद में बैठकर कानून बनाता है, विधायिका का काम है विधान बनाना, और ऐसी हालत में जो आदमी विधान बनाता है वो अगर इतना बेखौफ है तो आप समझ सकते हैं देश में कानून व्यवस्था की हाल क्या है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ देश में दो तरह के लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ एक लाइन है, ये पावर्टी लाइन, जिसमें हम लोग कहते हैं कि कुछ लोग पावर्टी लाइन से ऊपर हैं, कुछ लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की भी एक लाइन है, कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था से ऊपर हैं, कानून उनके घर जो है पानी भरता है, और कुछ लोग जो है कानून के राज में शासित होने के लिए उस कानून की लाइन से नीचे है। तो अब जो चुनाव है उसमें वोट किनको देना है? उन लोगों को देना है जो कानून की लाइन से नीचे है, और ऐसे लोगों को तय करना है कि ऐसे इस माहौल में ऐसी हिम्मत किसी देश के किसी राजनेता के परिवार की कैसे होती है कि वो 2976 औरतों के शील को भंग करता है, फिर वो पुलिस के प्रोटेक्शन में ही
एक तरह से हिंदुस्तान के एयरपोर्ट जाता है और वहाँ से भागकर वो फ्रैंकफर्ट पहुँच जाता है, एक तरह से सुरक्षित हो जाता है। अब जो राजनीति है वो यहाँ से शुरू होती है। राजनीति कैसे शुरू हुई? राजनीति ऐसे शुरू हुई कि उसकी जो वीडियो और ये जो सारी की सारी क्लिप हैं, इनकी पेन ड्राइव बनी और 1000 पेन ड्राइव जो है हासन, जहाँ से वो लोकसभा का चुनाव एनडीए गठबंधन और अपनी जो उनकी पार्टी है जेडीएस, उसके टिकट पर लड़ रहा है, तो उसने उसके विरोधियों ने उसकी पेन ड्राइव सब जगह बांट दी, सर्कुलेट हो गई। और सर्कुलेट होने के बाद उसी ने अपने जो इलेक्शन एजेंट है उससे एक शिकायत पुलिस को कराई कि मेरी जो है ऐसी फेक वीडियो जो है चल रही है। अच्छा, डीप फेक। डीप फेक जी। तो डीप फेक को लेकर ये जो बात अब शुरू हुई, उसी के साथ जो है एक दूसरी डीप फेक की कहानी शुरू हो गई। और वो ये कहानी है कि अमित शाह भाषण दे रहे हैं और उस भाषण में उन्होंने कहा कि संविधान में अनुसूचित जनजाति के को जो आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण में कांग्रेस ने 4% आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया। हम इस आरक्षण को, मुस्लिमों के आरक्षण को गैर संवैधानिक मानते हैं और इसे खत्म करेंगे। जी। अब जिस आदमी ने भी वीडियो एडिट की, उसने वो हिस्सा गायब कर दिया जिसमें ये कहा गया कि कांग्रेस ने वहां पर 4% आरक्षण मुस्लिमों को देने का फैसला किया है और हम, ये लाइन हटा दी। और इसका मतलब ये निकला कि आरक्षण के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी की एक मुहिम चल रही है। और ये मुहिम लोगों तो ये को, वीडियो मार्केट में आने के बाद तो कई लोगों पे एफआईआर भी हो चुकी है। नहीं, एफआईआर तो होती है। एफआईआर तो देखिए इनकम जो गिरफ्तारी भी हुई सर, दिल्ली पुलिस ने की है। नहीं, कोई भी पुलिस कर सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसमें प्रोविजन है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करके, मशीन का इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके अगर आप किसी भी चीज को डिस्टॉर्ट करते हैं तो उसके खिलाफ 5 साल की सजा है। और इसीलिए उसको आप सर्कुलेट करते हैं, उसके लिए अलग सजा है। और आप समाज में विद्वेष फैलाते हैं, उसके लिए 354 आईपीसी की सजा है, 353 की सजा है। तो 353 में 2 समुदायों के बीच में आप वैमनस्य फैलाते हैं, उससे की भी सजा है। लेकिन ये वीडियो जिस तेजी से सर्कुलेट हुई वो इसलिए हुई क्योंकि लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हर हाल में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। अगर इस वीडियो की बात हम हटा दें जी, तो उसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी, इवन आरएसएस के खुद के अपने जो घोषणा पत्र हैं, और यहाँ तक कि मोहन भागवत जो कि आरएसएस के सरसंघचालक हैं, उन्होंने भी बिहार के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव, उनमें कहा था कि हम आरक्षण की पूरी जो स्थिति है उसका परीक्षण करेंगे, उस पर रिव्यू करेंगे और उसके बारे में खत्म करने के बारे में सोचेंगे। तो आरएसएस का अभी मैंने जैसा अभी कल भी आपको कहा था कि जो कल्की महाराज के रूप में प्रसिद्ध है आचार्य प्रमोद कृष्णन, उनका वीडियो है जो बिल्कुल सही वीडियो है, जिसके मंदिर के उद्घाटन में मोदी जी चुनाव के पहले गए थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि हम कल की अवतार आएंगे, उनके मंदिर का उद्घाटन है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उन्होंने बयान दिया कि जो जातिगत आधारित आरक्षण है उसे खत्म किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आरएसएस के लोग इस मांग को नहीं उठाते, आरएसएस के लोग हमेशा इस मांग को उठाते हैं और इसीलिए ये बात उन पर जल्दी चस्पा हो गई। लेकिन इतना विश्वास किसी को नहीं था कि ये बात दलित समुदाय और आदिवासी समुदाय के अंदर तक इतनी जल्दी पहुंच जाएगी कि पूरी सरकार को उसमें हरकत में आना पड़ेगा। अब जो डीप फेक की बात है उसके लिए दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया, उधर असम ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने इस डीप फेक की जो वीडियो है वो बनाई। लेकिन आप देखिए डीप फेक की वीडियो तो बहुत सारी हैं, जैसे कि राहुल गांधी के डीप फेक की एक वीडियो लगातार लोगों के दिखाई जाती है, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें इधर से सोना डालूंगा, आलू डालूंगा और उधर से सोना निकालूंगा। तो जबकि ये बात जो है नरेंद्र मोदी ने कही थी कि मैंने आलू के क्लस्टर बनाए हैं और किसान जो है आलू से सोना बना सकते हैं। तो उसमें उस वीडियो में भी जो राहुल गांधी ने मोदी जी का जिक्र किया कि मोदी जी ने कहा, वो हिस्सा तो गायब कर दिया और ये कहा कि राहुल गांधी कह रहा है कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें इधर से आलू डालूंगा तो सोना निकालूंगा। और स्कूल कॉलेज के बच्चे आज भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने बयान दिया होगा और वो मानते हैं कि मंदबुद्धि व्यक्ति है। कन्हैया के मामले में शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। कन्हैया के मामले में तो आईबी ने खुद कहा, कन्हैया कुमार के बारे में जो जेएनयू में जब प्रदर्शन हुआ जिसमें ये कहा गया कि हर घर अफजल निकलेगा और दूसरा नारा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो को सबसे पहले जी वालों ने दिखाया और जब इसकी जांच हुई
तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ही खुद ये माना कि इसमें एडिटिंग जो है वो जी स्टूडियो में हुई। कोर्ट ने क्या कहा था? मैं फिर इसके बाद एक सवाल और पूछूंगा। आईबी ने कहा कि ये जो है पूरा फर्जी मामला है। ये पूरी जो वीडियो है जो कन्हैया कुमार के बारे में है कि हर घर अफजल निकलेगा, ये फर्जी बात है जो डाली गई थी। लेकिन इसके ऊपर फिल्म बन गई, इस पर केस नहीं हुआ सर? केस क्या, आप नहीं समझिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर मेरी सरकार है तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, और अगर दूसरे की सरकार है तो उसको से प्रताड़ित करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस निष्पक्ष नहीं है। पुलिस जो है बेईमान है। पुलिस जो सत्ता में होता है उसके चरण चाटती है, और जो विपक्ष में होता है उसके चूतड़ों पर डंडे बरसाती है। और यही हाल हमारी कोर्टों का भी है। कोर्ट पुलिस की बात को सही मान लेती है। अब आप देखिए कि अमित शाह ने आज कहा कि जो प्रज्वल रवन्ना है इसके केस की जांच जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा समाज पे और राजनीति पे असर पड़ रहा है। आप इसको उलट देखिए कि जिन लोगों ने 13 दिसंबर 2023 को संसद में छलांग लगाई, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पहले उसकी जो 90 दिन की सीमा थी कि उसमें उसकी जांच होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस ने वो 90 दिन में जांच पूरी नहीं की। 51 उन्होंने टीम बनाई और उन्होंने कहा जी हम इसकी जो है जो चार्जशीट है वो 90 दिन के भीतर में फाइल करेंगे। 90 दिन बीत गए। उसके बाद उन्होंने अदालत में जाके कहा जी हमें 45 दिन और चाहिए। तो 26 अप्रैल को 4 दिन पहले ही 45 दिन भी खत्म हो गए। उसके पहले जाके उन्होंने कहा जी हमें 45 दिन और चाहिए। तो 180 दिन में दिल्ली पुलिस 6 लोगों की, जिस अपराध की बात देश के संविधान और देश की पार्लियामेंट के लिए, मैं मानता हूं भगत सिंह के बाद ये दूसरे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी और लोकतंत्र के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए संसद में धमाका किया, उन लोगों के बारे में तो दिल्ली पुलिस कहती है जी हमारी जो जांच है वो कछुए की तरह चल रही है, घोगे की तरह चल रही है। चल भी रही है नहीं चल रही है नहीं पता, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ये पहले चार्जशीट आ गई तो चुनाव में सच्चाई पता चल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि ये बच्चे चाहते थे किसानों पे अत्याचार ना हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों की दुर्दशा है वो खत्म हो, तो ये बात अखबार में हेडलाइन ना बने। इसे दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन है कि वो 4 जून से पहले किसी भी हालत में ये चार्जशीट फाइल ना करे। और रवन्ना के मामले में मोदी सरकार चाहती है, अमित शाह चाहते हैं कि उसकी जांच जल्दी से जल्दी की जाए, जबकि आईपीसी और सीआरपीसी में प्रावधान है कि जो जांच अधिकारी है वो अपनी मर्जी से जांच करेगा। देश की सर्वोच्च न्यायालय भी, देश की कोई भी उच्च न्यायालय भी उसको आदेश नहीं दे सकती कि तुम उसकी जांच जो है तुरंत खत्म करो। लेकिन तो अच्छी बात है ना, कोई अपराधी है तो जांच हो जाएगी, वो जेल चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा जांच नहीं होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट वाले बच्चे हैं उनकी जांच भी तो करो। भाई एक जगह तो मेरे हाथ जो है पत्थर के हो जाते हैं और एक जगह मेरे हाथ मशीन की तरह हो जाते हैं, जल्दी चलने लगते हैं। तो कानून को इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि अपराधी कौन है। जी, लेकिन सर ये किस तरह की मेंटेलिटी है कि वीडियोस बना के उनका कलेक्शन रखा हुआ है? देखिए ये मैंने कहा ना, ये सेक्स मैनिक है। बहुत सारे लोग जो है अपने कुकृत्य की याद रखते हैं। बड़ा बदमाश क्या करता है, वो बड़ा की तो मारता है, साले जानता नहीं 100 मर्डर किए मैंने, वो 100 मर्डर किए हैं मैंने, ये तमगे की तरह लगा के रखता है ताकि दूसरा इस बात से ही दहशत में आ जाए कि बहुत बड़ा गुंडा है। अदरवाइज आप देखिए अक्सर होता क्या है, जितना बड़ा बदमाश होता है उसका कत्ल वो आदमी करता है जिसे नहीं पता होता ये बड़ा बदमाश है, क्योंकि उसकी जो दहशत है पहले दिमाग, जैसा अतीक वाले मामले में हुआ, कुछ नए बच्चा है गोलियां मार दी उन्होंने। अतीक को तो खैर मरवाया गया है। अतीक के बारे में तो आप समझिए जांच की जो बात है, आज तक मैं कह सकता हूँ अतीक की मौत जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिस के पहरे में जांच किए बिना उसकी मौत को दबा दिया गया। ये वास्तव में स्टेट स्पॉन्सर्ड डेथ है और इसके लिए जिन्होंने कराई है उनको फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन अभी वो सत्ता में बैठे हैं तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह 1984 के दंगों की जांच बाद में भी हुई, क्योंकि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, 30 साल बाद भी हो सकती है, सरकार बदलेगी तो मैं आपको कह रहा हूं उनको फांसी होगी, ये लिख लीजिए। सरकार बदलने की देर है, तो जनता को चाहिए कि वो सरकार के बारे में सोचे कि सरकार को उसे कैसे चुनना है, कैसे बदलना है। और जो सबसे बड़ी बात है, स्मृति ईरानी की जो फोटो है जो प्रज्वल रवन्ना के साथ है, रोड शो निकाल रही है, ये वो स्मृति ईरानी है जो संसद में कहती थी, मायावती को कहती थी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो, औरतों के सम्मान के लिए माफी मांगो। राहुल गांधी को कहती थी इसने फ्लाइंग किस दिया है, एक मेंबर को फ्लाइंग किस दिया है, माफी मांगो, चिट्ठी लिख दी 11 महिलाओं ने, सांसदों ने। और रवन्ना के मामले में स्मृति ईरानी की जबान जो है उसको लकवा मार गया,
हेमा मालिनी ने कहा राहुल गांधी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मैंने ऐसी हरकत नहीं देखी। तो सारी बात जो है देखिए कि राहुल गांधी के ऊपर झूठा आरोप लगाने वाली स्मृति ईरानी किस मुंह से अमेठी में जाकर रवन्ना की ये तस्वीर अगर जनता के बीच में फैलेगी तो वो किस मुंह से कहेगी कि मुझे वोट दो, मैं महिला अधिकारों की समर्थक हूँ। मेरा ये मानना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत की पूरी राजनीति में नेताओं का औरतों के बारे में जो सोच है वो उजागर हुआ है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अब महिलाओं को सम्मान देंगे। तो एक मुझे बचपन की एक बात याद आती है, हमारे चांद चौक में नेताजी थे, वो कहते थे औरत को सम्मान दो और उसकी इज्जत ले लो। तो बड़े हम छोटे थे, हमें नहीं समझ आया, जब बड़े हुए तब समझ आया कि ये आदमी इज्जत लेना किसे कह रहा है। तो ये जो है कहेंगे औरत को सम्मान दो और उसकी इज्जत ले लो, ये उस तरह की मानसिकता के लोग हैं और इसीलिए देश में महिलाओं की दुर्दशा हो रही है और देश में लोग जो है बड़े परेशान हैं। अब ऐसी हालत में मुझे एक बड़ा पुराना किस्सा याद आ रहा है, बताइए। वो किस्सा ऐसा है कि शीला कौल के नीचे एक मंत्री होते थे, आवासीय राज्य मंत्री, उनका नाम था पी.के. तुंगन। ठीक है। पी.के. तुंगन को एक शौक था, वो पकड़े गए इस बात पे, सीबीआई ने उनके खिलाफ केस किया और केस इस बात का किया कि इन्होंने सरकारी कर्मचारियों को जो फ्लैट अलॉट होते हैं वो अलॉट करने के नाम पर उनसे रिश्वत ली और उनके घर से डायरी बरामद हुई। उस डायरी में अगर आप देखेंगे तो हर पेज पर लिखा होता था कुछ, क्या कि 1+1+1 पे डेट लिखी होती थी, 1+1+1+1। तो सीबीआई ने उनको जोड़कर निकाला कि यह आदमी हर फ्लैट के बदले में 1 लाख रुपया रिश्वत लेता है। अच्छा। जब 1 लाख रुपए रिश्वत लेता है, ये चार्ज उस पर लगा और यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। जब मुकदमा शुरू हुआ तो पी.के. तुंगन ने एक बड़ी ऐसी डिफेंस ली जिसको सुनकर जो है आपको भी हंसी आएगी, मुझे तो खैर आती है। उसने कहा, उसके वकील ने कहा कि ये जो मंत्री जी हैं इनके अंदर एक बुरी आदत थी, जो महिला इनके पास जाती थी इनसे अपने फ्लैट के अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन लेकर, तो ये उसको कहते थे तुम अपनी धोती ऊपर करो, धोती ऊपर करो, धोती ऊपर करो। जब वो अचानक धोती ऊपर लेकर लेती थी तो ये उसकी वेजाइना को देखते थे और उसके बाद अपनी डायरी में ले लेते थे प्लस, क्या आज 1 देखी, आज 2 देखी, आज 3 देखी। तो ये जो है पैसे का लेन देन नहीं हुआ, ये मंत्री जी की जो बुरी हरकत है, जो रवन्ना की भी है, प्रज्वल रवन्ना की भी है, उसके बाप की, एच डी देवगौड़ा की, यानी एच डी जो रेवन्ना है उसका बाप है, उसकी भी है जी। और हमने तो जो मुकदमा चला, एक मुकदमा हुआ था हरदन अली देवगौड़ा ने किया था, एक दूसरे देवगौड़ा थे जो प्रोफेसर देवगौड़ा थे, जिन्होंने देवगौड़ा के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन पर एक चिट्ठी लिखी थी, एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये आदमी बड़ा भ्रष्ट है। तो उन्होंने भारत सरकार की तरफ से, उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक उस पर मानहानि का केस शुरू किया जो पटियाला हाउस में चला। हम उस अभियुक्त के वकील थे, वो अभियुक्त जो था वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद भी थे। तो जब उनका केस चल रहा था तब हमारे पास जब क्रॉस एग्जामिनेशन था तो एक खबर आई कि देवगौड़ा सेक्टर 5 आर के पुरम में एक घर में जाते हैं और वहां पर चिंकी राम की लड़कियां रहती हैं। तब तक मुझे नहीं पता था चिंकी किसको बोलते हैं, लोग जो है चिंकी उन लड़कियों को बोलते हैं जो उत्तर पूर्व की होती हैं और वो हिंदुस्तान में, भारत में आकर, यानी वहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं कि हम इंडिया जा रहे हैं। तो वो यहाँ पर रहती थी और ये प्रधानमंत्री के रूप में भी वहाँ जाते थे। अच्छा। जब हमने सवाल पूछा तो उनके वकील बड़े नाराज हुए, बोले बिलो द बेल्ट आप जो है सवाल कर रहे हैं, आप इनकी इज्जत खराब कर रहे हैं। तो ऐसी हालत को आप देखकर समझ लीजिए कि जब पी.के. तुंगन की मैं बात बता रहा था, अदालत ने मान लिया कि हाँ जी इस आदमी में बुराई थी, इसने रिश्वत नहीं ली, ये महिलाओं के साथ ऐसे उनके गुप्तांग देखने के लिए जो है उसकी एंट्री करता था और बरी हो गया। तो जब पी.के. तुंगन बरी हुआ तो मुझे लगा कि देश में महिलाओं को लेकर सिर्फ आप फंसते ही नहीं, महिलाओं का इस्तेमाल करके भी आप बच सकते हैं। और ऐसा एक दूसरा मामला है, अरुण जेटली उसमें एक सरकारी IAS ऑफिसर का बचाव कर रहे थे, वो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस था और उसमें जो दलील दी गई वो ये दी गई कि ये जो IAS ऑफिसर है जब ये अपने ऑफिस चले आते थे तो इनकी पत्नी घर में प्रोस्टिट्यूशन करती थी और ये जो पैसे पकड़े गए हैं ये प्रोस्टिट्यूशन के पैसे हैं और वो IAS अफसर भी बरी हो गया। तो आप समझ लीजिए देश में कानून की जितनी ज़्यादा चीरफाड़ करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि कितनी गंदगी हमारे समाज में है। और चुनाव में ये हमारे लिए मौका है कि हम तय करें कि हमें उन व्यक्तियों को चुनना है जो चरित्रवान हो, जिनका कैरेक्टर अच्छा हो, जो पढ़े लिखे हो, जो जनता का भला करते हो, ना कि ऐसे लोग हों जो जनता को मिलते ही
उसके साथ बलात्कार कर दें। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे विश्लेषण के लिए, और आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी सर से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।